गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय चौहान अल्फाबेट पार्ट 29 टाइप 12 के तहत आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्नों की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इंटरचेंजिंग होता क्या है। जैसा कि मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग के तहत मैंने यहां काइंड्स ऑफ इंटरचेंजिंग दिया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट इंटरचेंजिंग, जिसे कि तत्काल इंटरचेंजिंग भी आप कर सकते हैं। अल्टरनेट इंटरचेंजिंग, एकांतरित अक्षरों या घटकों पर आधारित इंटरचेंजिंग। और तीसरा जो है वो फार इंटरचेंजिंग, दैट इज द दूरस्थ इंटरचेंजिंग। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि इंटरचेंजिंग पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिकली इंटरचेंजिंग पे 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 टाइप के इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट इंटरचेंजिंग, जिसको कि हम लोग तत्काल इंटरचेंजिंग कहते हैं। अल्टरनेट इंटरचेंजिंग, दैट इज द एकांतरित अक्षरों या घटकों पर आधारित इंटरचेंजिंग, इसे हम लोग डबल सीरीज इंटरचेंजिंग भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो फार इंटरचेंजिंग दैट इज द दूरस्थ परिवर्तन। हम यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि हम इंटरचेंजिंग पर आधारित किसी भी प्रश्न को हल करें, इससे पहले यह आवश्यक है कि हम यह आइडेंटिफाई करें कि द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विच टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है कि एग्जाम्स में जब हम फेस करते हैं इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न से हमारा सामना होता है, व्हेन वी फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरचेंजिंग, at first we should determine the type of interchanging, then we proceed to solve। कहने का अभिप्राय है कि जब भी हमारा इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न से सामना होता है तो सबसे पहले ये आवश्यक है, सबसे पहले यह जरूरी है कि हम इस बात का निर्धारण कर सकें कि दिया गया जो प्रश्न है वह किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है, और उसके बाद संबंधित इंटरचेंजिंग से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं, अप्रोच हैं, उनका प्रयोग करके, उन कंसेप्ट का प्रयोग करके हम उन पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। जनरली कैंडिडेट्स यह नहीं जानते हैं कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पे है, एंड देन लैक ऑफ द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग, वे इस प्रकार के प्रश्नों को इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हाउ वी डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग। लेकिन उससे पहले हम यह आपसे परिचर्चा करना चाहेंगे कि आखिर इंटरचेंजिंग होता क्या है, व्हाट इज इंटरचेंजिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंटरचेंजिंग के बारे में बताना चाहता हूं। तो इंटरचेंजिंग क्या है? सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इंटरचेंजिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है, ठीक। कहने का अभिप्राय है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ 2 लेटर्स और 2 कंपोनेंट्स, the process of changing the 2 letter or 2 component to each other। कहने का अभिप्राय है कि the process of changing of the position of 2 letter or 2 component to each other is called interchanging। कहने का अभिप्राय है कि 2 अक्षरों या 2 घटकों के परस्पर स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, इंटरचेंजिंग कहते हैं। क्लियर? इंटरचेंजिंग किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं
कि दो अक्षरों या दो घटकों के परस्पर स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को इंटरचेंजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ टू लेटर और टू कंपोनेंट to each other, the process of interchanging of two letter or two components to each other is called interchanging। दो अक्षरों के परस्पर स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को इंटरचेंजिंग कहते हैं। ठीक ना। कहने का अभिप्राय है, हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि दो अक्षरों ऑब्लिक घटकों के परस्पर स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को इंटरचेंजिंग कहते हैं। क्लियर। दो अक्षरों या दो घटकों के परस्पर स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को इंटरचेंजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द प्लेस of the two letters or two component to each other is called interchanging। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि A और Z परस्पर अपना स्थान परिवर्तन कर ले, कहने करते हैं कि A Z के स्थान पे चले जाए और Z A के स्थान पे चले जाए। सिमिलरली अगर कहते हैं कि B Y के स्थान पे चले जाए एंड Y B के स्थान पे चले जाए, तो यह जो प्रक्रिया होगा वो क्या कहलाएगा? परस्पर परिवर्तन, इंटरचेंजिंग कहलाएगा। आगे हम ये बताना चाहेंगे कि इंटरचेंजिंग पर आधारित जो हम प्रश्न बनाएं, इससे पहले ये आवश्यक है कि हम ये डिटरमाइन कर सकें, हम इस बात का निर्धारण कर सकें कि दिया गया जो प्रश्न है वह किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर है। To solve problem related to interchanging, at first we should determine the type of interchanging। इंटरचेंजिंग पे आधारित किसी भी प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें इस बात का निर्धारण करना होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है, और उसके उपरांत हम संबंधित इंटरचेंजिंग को हल करने के लिए जो प्रतिपादित नियम हैं उन नियमों का प्रयोग करते हुए संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे काइंड्स ऑफ इंटरचेंजिंग, और हमने बताया कि इंटरचेंजिंग पे जो आधारित प्रश्न दिए जाते हैं वो तीन प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित होते हैं। सबसे पहला इमीडिएट इंटरचेंजिंग। इमीडिएट इंटरचेंजिंग जिसको कि हम लोग तत्काल परिवर्तन, इमीडिएट तत्काल परिवर्तन। दूसरा है अल्टरनेट इंटरचेंजिंग जिसे हम लोग एकांतरित परिवर्तन, एकांतरित परिवर्तन। और तीसरा जो है वो फार इंटरचेंजिंग है जिसे हम लोग दूरस्थ परिवर्तन, दूरस्थ परिवर्तन। जैसा कि हमने बताया कि इंटरचेंजिंग पर आधारित किसी भी प्रश्न से जब हमारा सामना होता है तो सबसे पहले इस बात की अहमियतता होती है, सबसे पहले इस बात की जरूरत होती है कि हम यह निर्धारण कर सकें कि दिया गया जो प्रश्न है वो किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर है। तो आए कैसे हम इस बात का निर्धारण करते हैं, हाउ वी डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का टाइप का निर्धारण हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम समझते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है
वह किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है, इसकी परिचर्चा आज हम आपके सामने सबसे पहले कर रहे हैं। और इस परिचर्चा के उपरांत हम इंटरचेंजिंग पे आधारित प्रश्नों की पूर्ण रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसे कैसे हल किया जाता है उस बातों से आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है उसका निर्धारण कैसे करें, क्योंकि ये 3 टाइप के इंटरचेंजिंग है। और आफ्टर ऑल हम आपको आगे ये परिचर्चा करेंगे कि फार इंटरचेंजिंग फिर 3 टाइप में, फिर 3 उपवर्ग में परिवर्तित हो जाता है। फार इंटरचेंजिंग के फिर 3 उपवर्ग आपके सामने आएंगे। आपने तो यहाँ देखा कि 3 प्रकार के इंटरचेंजिंग होते हैं, इमीडिएट, अल्टरनेट एंड फार। एंड आफ्टर ऑल फार इंटरचेंजिंग के सब जो है फार इंटरचेंजिंग के 3 उपवर्ग आपके सामने आएंगे। फार इंटरचेंजिंग को फिर 3 प्रकार से हम लोग वर्गीकृत करेंगे। तो चले सबसे पहले हम टाइप वाइज इंटरचेंजिंग को कैसे डिटरमाइन करते हैं उस बात की परिचर्चा आपके सामने अब करने जा रहे हैं, उसे देखें। सबसे पहला है इमीडिएट इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है हम आपके सामने परिचर्चा करने जा रहे हैं हाउ वी डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है कि हम इंटरचेंजिंग के टाइप का निर्धारण कैसे करें, क्या सिम्टम्स है, कैसे हम समझते हैं कि दिया गया प्रश्न इस प्रकार के ही इंटरचेंजिंग पर आधारित है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से लक्षण, कौन से रीजन, कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर है। तो सबसे पहले हम परिचर्चा करने जा रहे हैं इमीडिएट इंटरचेंजिंग के कि किस प्रकार से हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है वह इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। क्योंकि इंटरचेंजिंग पर आधारित किसी भी प्रश्न को हल करने से पूर्व इस बात का निर्धारण करना बिल्कुल ही आवश्यक होता है, हम इस बात को समझ सकें कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है, और उसके उपरांत ही संबंधित इंटरचेंजिंग के लिए जो भी प्रतिपादित अल्ट्रा अप्रोच, अल्ट्रा यूनिक अप्रोच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका प्रयोग करके हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है तो हम संबंधित नियम का भी प्रयोग नहीं कर सकते। आई लाइक यदि कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तो जब तक डॉक्टर इस बात का निर्धारण न कर ले कि वास्तव में रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, तब तक उसकी निदान की प्रक्रिया नहीं जो है हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जब भी हमारा इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न से सामना होता है तो सबसे पहले इस बात की आवश्यकता होती है कि हम इस बात का निर्धारण कर सके कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है। तो हम लोग चल रहे हैं इमीडिएट इंटरचेंजिंग, और इमीडिएट इंटरचेंजिंग का क्या सिम्टम्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस प्रकार से हम समझते हैं कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग का है। तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि if there is no gap between the interchanging letter, if there is no gap between the interchanging letter, it means problem related to immediate interchanging। यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच में कोई गैप नहीं हो, कोई तीसरा अक्षर नहीं आता हो, यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच कोई गैप नहीं हो, if there is no gap between the two interchanging letter, if there is no gap between the
interchanging letters. It means problem related to immediate interchanging. Problem related to immediate interchanging. क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि किस प्रकार से हम इमीडिएट इंटरचेंजिंग के प्रश्न को पहचानते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इस बात का निर्धारण करते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है वो इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, इसका सिम्टम्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी पहचान है। तो इफ देयर इज नो गैप बिटवीन द इंटरचेंजिंग लेटर्स इट मीन्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू इमीडिएट इंटरचेंजिंग। इसको हिंदी में हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच कोई गैप नहीं हो तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, तत्काल परिवर्तन पर आधारित है। देयर इज नो गैप इट मीन्स इसका अभिप्राय है कि जो भी अक्षर, जो भी दो अक्षर या जो भी दो घटक आपस में परिवर्तन कर रहे हैं उसके बीच कोई तीसरा अक्षर नहीं नजर आए। गैप का अर्थ वहां पे मैं अक्षर से ले रहा हूं कि जो भी दो अक्षर आपस में परिवर्तन कर रहे हैं उसके बीच कोई तीसरा अक्षर मौजूद नहीं हो। इफ देयर इज नो एनी लेटर बिटवीन द, तो आपका ये भी कर सकते हैं कि इफ देयर इज नो एनी लेटर बिटवीन द टू इंटरचेंजिंग लेटर इट मीन्स इफ देयर इज नो गैप, if there is no third letter between the two interchanging letter it means the problem related to immediate interchanging। कहने का अभिप्राय है कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच में कोई अक्षर नहीं हो, कहने का अर्थ है कि दोनों अक्षर बिल्कुल क्रमागत हो जिनका परिवर्तन हो रहा है। यदि परिवर्तन का जो प्रारंभ है वो क्रमागत अक्षरों से हो रहा है तो इसका अभिप्राय है कि दिया गया जो प्रश्न है वो इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर है। आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि if two consecutive letter interchange each other, if two consecutive letter interchange their position to each other is called immediate interchanging। हम लोग इसे भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यदि दो क्रमागत अक्षर या दो क्रमागत घटक परस्पर परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि दिया गया जो प्रश्न है वो इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर है। इसको डिजिटल वे से कुछ इस प्रकार से आप समझिए, मैं इसको डिजिटल वे पे कुछ इस प्रकार से समझा रहा हूं, गौर कीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा, मान लीजिए कोई वर्ड दिया गया है या कोई सीक्वेंस ही दिया गया है या कोई भी घटक ही दिया गया है, तो कहने का अर्थ है कि अगर उस घटक के या यदि उस सीक्वेंस के या यदि उस वर्ड के पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक इसी प्रकार से यदि तीसरा एवं चौथा अक्षर परस्पर अपना स्थान परिवर्तन कर ले। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एक या दो स्टेप ही परिवर्तन आपके लिए काफ़ी है। इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है। तो यदि आप देख रहे हैं कि जैसे कि पहला और दूसरा अक्षर परिवर्तन कर लिया, तीसरा और चौथा अक्षर परिवर्तन कर लिया, या पहला और दूसरा घटक आपस में परिवर्तन करता है, तीसरा और चौथा घटक आपस में परिवर्तन करता है, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि ये क्रमागत अक्षरों के परिवर्तन हो रहे हैं या क्रमागत घटकों के यहाँ पे परिवर्तन आपके सामने रखे जा रहे हैं, तो इसका क्लियर अभिप्राय होगा
कि दिया गया जो प्रश्न है वह इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। जैसे हम आपको यहाँ पे एक दिखाना चाहते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि यदि शब्द कैलकुलेटर एक वर्ड मान लीजिए दिया हुआ है, क्योंकि इस प्रकार के जब भी प्रश्न होते हैं इंटरचेंजिंग पर जब आधारित जो प्रश्न दिए गए होते हैं वो या तो शब्द पर आधारित होते हैं या अंकों के समूह पे आधारित होते हैं या किसी श्रृंखला पे आधारित होते हैं। तो मैं एक आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं कैसे परिवर्तन आपको बताया जाएगा। जैसे कि यदि आपसे कहा जाएगा कि यदि शब्द कैलकुलेटर के पहले एवं दूसरे अक्षर को आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, यदि शब्द कैलकुलेटर के पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो इस प्रकार से आपसे बोला जाएगा। देन फिर वो आपको आस्क करेगा कि दाएं से पर्टिकुलर पोजीशन पर या बाएं से पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होगा, इस बात की परिचर्चा आपसे की जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि सबसे पहले तो हम आपको काइंड्स ऑफ इंटरचेंजिंग की परिचर्चा कर रहे हैं, हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग से अवगत कराने जा रहे हैं, और इसके बाद ही हम प्रश्न के पूर्ण स्वरूप और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसकी परिचर्चा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग, सबसे पहले ये जरूरी है समझना। जैसे कि हमने बताया कि यदि आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यदि शब्द कैलकुलेटर के पहले एवं दूसरे अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो देन आपसे पूछा जाएगा कि बाएं से पर्टिकुलर पोजीशन पे या दाएं से पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको निकालना है आफ्टर द इंटरचेंजिंग कौन सा अक्षर होगा या कौन सा घटक होगा। कहने का अर्थ है कि इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर of the given word calculator interchange their place to each other. Similarly, third and fourth letter interchange their position to each other and so on. Then which letter is fourth या seventh from the left side or right side, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग का है, क्या इसका सिम्टम्स है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सिंपल है, जैसा कि आपने देखा कि यदि परिवर्तन का प्रारंभ दो क्रमागत अक्षरों या दो क्रमागत घटकों से होता हो, तो कहने का अर्थ है कि यदि परिवर्तन दो क्रमागत अक्षरों या दो घटकों के बीच हो रहा हो, देयर इज नो गैप। देखिए 1 और 2 के बीच कोई तीसरा नहीं है, 3 और 4 के बीच कोई तीसरा नहीं है, इसलिए मैंने कहा देयर इज नो गैप बिटवीन द, या there is no third letter, there is no third component between the interchanging letter or interchanging component, then the problem related to immediate interchanging। यदि परिवर्तित अक्षरों या परिवर्तित घटकों के बीच कोई तीसरा नहीं हो, अर्थात दो क्रमागत अक्षर या दो क्रमागत घटकों का परस्पर परिवर्तन हो रहा हो, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग का है। जैसे कि मैंने कहा कि शब्द कैलकुलेटर के पहले एवं दूसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित करा दिया जाए, कहने का अर्थ ये और ये आपस में परिवर्तन कर रहा है, तीसरा और चौथा परिवर्तन कर रहा है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये क्रमागत अक्षरों का परिवर्तन हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग का है। तो इमीडिएट इंटरचेंजिंग के प्रश्न को किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं उसकी परिचर्चा मैंने यहाँ आपके सामने की। और अब नेक्स्ट हम चलेंगे हाउ वी टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अल्टरनेट इंटरचेंजिंग। अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से हम निर्धारित करेंगे, अब उसकी परिचर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हाउ वी डिटरमाइन प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्टरनेट इंटरचेंजिंग। हम इस बात का निर्धारण कैसे करेंगे कि दिया गया जो प्रश्न है
वह एकांतरित अक्षरों या एकांतरित घटकों के परिवर्तन पर आधारित है। इस बात का निर्धारण कैसे किया जाता है, अब उसकी परिचर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। अल्टरनेट इंटरचेंजिंग। सेकेंड वन, अल्टरनेट इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है एकांतरित परिवर्तन। एकांतरित परिवर्तन मीन्स एकांतरित घटकों का या एकांतरित अक्षरों का या एकांतरित अंकों का भी, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं अंकों पे भी आधारित होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स पे भी आधारित होते हैं और अक्षरों पे भी आधारित होते हैं, शब्दों पे भी आधारित होते हैं। अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को हम किस प्रकार से पहचानते हैं, इस बात की परिचर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अल्टरनेट इंटरचेंजिंग। ठीक, हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, इफ देयर इज सिंगल गैप, इफ देयर इज सिंगल गैप between the interchanging letter oblique component और हम इसे कुछ इस प्रकार कंपोनेंट, इफ देयर इज ए सिंगल गैप बिटवीन द इंटरचेंजिंग लेटर और कंपोनेंट, इट मीन्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्टरनेट इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच सिंगल गैप हो तो इसका अभिप्राय होगा, इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। सिंगल गैप का अभिप्राय, यहाँ पे मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि जो भी दो अक्षर या दो घटक आपस में परिवर्तन कर रहे हैं उसके बीच कोई तीसरा हो जाए। जैसे कि आपने इमीडिएट में देखा था कि कोई तीसरा नहीं था, बिल्कुल क्रमागत अक्षर परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच कोई थर्ड वन, एक सिंगल गैप आपको नजर आए तो इससे स्पष्ट होगा कि दिया गया प्रश्न जो है अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पे आधारित है। हम इसे कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसे, या हम इसे कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि if odd one interchange with next odd one, if odd one component interchange with next odd one, similarly if even components interchange with next even component, हम इसे कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि if odd component interchange with next odd component, similarly even component interchange with next even component, then क्या मैंने बताया,
or if odd component interchange with next odd component, similarly even component interchange with next even component, it means it means problem related to alternate interchanging। दो परिभाषा मैंने इसकी दी। पहला मैंने आपको बताया कि if there is a single gap between the interchanging component और interchanging letter, या फिर मैंने इस प्रकार से भी कहा कि odd component या odd component interchange with next odd component, similarly even component interchange with next even component, it means problem related to alternate interchanging। हिंदी में हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच सिंगल गैप हो, यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच सिंगल गैप हो, तो इसका अभिप्राय है कि दिया गया जो प्रश्न है वह एकांतरित अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित है या एकांतरित घटकों के परिवर्तन पर आधारित है। ठीक ना? यदि परिवर्तित अक्षरों या परिवर्तित घटकों के बीच सिंगल गैप नजर आता हो तो इससे इस बात की पुष्टि होती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया प्रश्न एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है। दूसरे शब्दों में हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि विषम मान परिस्थित अक्षर या विषम मान परिस्थित घटक ठीक अगले विषम मान परिस्थित घटक के साथ परिवर्तन करता हो, ठीक इसी प्रकार सममान परिस्थित घटक ठीक अगले सममान परिस्थित घटक से परिवर्तन करता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह एकांतरित घटकों के या अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित है। ठीक ना? लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि यदि विषम स्थान पर स्थित घटक या अक्षर जो भी कहिए, स्थित अक्षर ऑब्लिक घटक ठीक अगले विषम मान पर स्थित अक्षर या घटक के साथ परिवर्तन करता हो, ठीक इसी प्रकार सम स्थान पर स्थित घटक सम स्थान पर स्थित अक्षर ऑब्लिक घटक ठीक अगले सममान पर स्थित अक्षर ऑब्लिक घटक के साथ परिवर्तन करता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया प्रश्न
एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है। क्या मैंने बताया किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि दिया गया प्रश्न अल्टरनेटिव चेंजिंग पर आधारित है, एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है? तो मैंने बताया कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच सिंगल गैप हो, या फिर दूसरे शब्दों में मैंने कुछ इस प्रकार से इसकी व्याख्या की कि यदि विषम मान पर स्थित विषम स्थान पर स्थित अक्षर या घटक ठीक अगले विषम मान पर स्थित अक्षर या घटक के साथ परिवर्तन करता हो, ठीक इसी प्रकार सम स्थान पर स्थित अक्षर या घटक ठीक अगले सम मान पर स्थित या अक्षर के घटक के साथ परिवर्तन करता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। जैसे हम इसको एक दिखाना चाहते हैं, एक फॉर्मेट के साथ, एक प्रारूप के साथ आपको इसको भी क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इमीडिएट इंटरचेंजिंग के प्रश्न को क्लियर किया था, इमीडिएट इंटरचेंजिंग को समझाया था कि कैसे हम समझते हैं कि इमीडिएट इंटरचेंजिंग वर्ड के साथ, ठीक उसी प्रकार से हम अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को भी हम आपको कैसे हम समझेंगे कि दिया गया प्रश्न अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पे आधारित है। तो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए, वर्ड को प्रदर्शित करते हुए हम आपको अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को कैसे निर्धारित कर सकें, कैसे पहचानें, इसकी पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मान लिया जाए, जैसे आपको दिया गया है, मान लीजिए कि वर्ड है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। क्योंकि हमने बताया था कि इंटरचेंजिंग पे आधारित जो प्रश्न दिए जाते हैं वो शब्द पे आधारित होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट पे आधारित होते हैं, अंकों पे आधारित होते हैं, श्रृंखला पे भी आधारित होते हैं। श्रृंखला पे भी मैं बताऊंगा कैसे आधारित होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड पे हम कैसे फ्रेमिंग होगा, कैसे हम समझेंगे कि दिया गया प्रश्न अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर है। अगर प्रश्न में यही शब्द दिया गया है, इस पर ही अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आपको व्यक्त किए जाएंगे, किस प्रकार से निरूपित की जाएंगे, उसको हम बताने जा रहे हैं। क्या कहा जाएगा, यदि शब्द एग्जामिनेशन के, क्या इसका क्लू होगा, सबसे पहले क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग, दैट इज द क्लू हमें समझना पड़ेगा। इंटरचेंजिंग पे आधारित प्रश्न को हम सॉल्व करें उससे पहले हमें क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग, दैट इज द हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग, हमें क्लू समझना पड़ेगा, क्या क्लू है जिसके आधार पर हम समझ सकें कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग का है। जैसे कि इमीडिएट इंटरचेंजिंग के क्रम में आपको क्लू क्या था कि इमीडिएट इंटरचेंजिंग क्रम में क्लू था कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, तो आप देख रहे थे क्रमागत, ये क्लू वहां था। लेकिन जब हम अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कैसे समझेंगे कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, उसका क्या क्लू होगा। तो देखिए कैसे प्रश्न में कहा जाएगा कि आपसे कहा जाएगा कि यदि शब्द एग्जामिनेशन के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। देखिए पहले और तीसरे, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो ऑड पोजीशन पे लेटर है, ऑड पे विषम मान पर, वो किसी विषम मान से ही कर रहा है। कहने का अर्थ है कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लेटर यहाँ पे मौजूद है, यदि पहले और तीसरे अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक इसी प्रकार से दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक इसी प्रकार
5वें और 7वें अक्षर को भी आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक इसी प्रकार 6ठे और 8वें अक्षर को भी परिवर्तन कर दिया जाए। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑड पोजीशन पे जो हैं वो ऑड से ही कर रहे हैं, और इवन पोजीशन पे जो थे वो इवन पोजीशन पे ही कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आपने क्या देखा कि विषम वाला जो है, विषम मान वाला, वो विषम मान से ही परिवर्तन कर रहा है, ठीक अगले विषम मान से कर रहा है, और सममान वाले जो हैं वो ठीक अगले सममान वाले से कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपको इतना देखने का जरूरत नहीं है कि पहला और तीसरा कर ले, फिर दूसरा चौथा कर ले, फिर 5वां 7वां कर ले, फिर 6ठा 8वां कर ले। ऐसे देख देख के आपको नहीं रखना है। सिंपली आपको देखना है कि यदि पहला और तीसरा कहा, दूसरा और चौथा कहा, सिमिलरली 5वां और 7वां कहा, कहने का अभिप्राय है 1 और 3 के बीच आप क्या देख रहे हैं, गैप होता है कि यहाँ पे एक 2 का पोजीशन होता है, मीन्स एक गैप नजर आ रहा है। आपको सिंपली पहचानना है कि यदि आप देखिए कि विषम मान वाला ठीक अगला विषम मान से, जैसे 1 का अगला विषम क्या है 3, ये नहीं कहिएगा कि 1 3 से कर ले फिर 3 से 5 नहीं। एक बार कोई अक्षर किसी से या कोई घटक किसी के साथ परिवर्तन कर लेगा तो फिर वह किसी और से नहीं करेगा। परिवर्तन का ये सेंस होता है, पर इंटरचेंजिंग का सेंस ये होता है कि अगर पहला तीसरा से कर लिया, कहने का था कि पहला अक्षर तीसरे स्थान पे आ जाए, ये हो रहा है। देखिए पहला तीसरे पे आ गया और तीसरा पहले पे आ गया। कहने का ये मतलब है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। दूसरा चौथा पे चले गया और चौथा दूसरा से, तो ये 2 वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि m उठ के यहाँ पे आ जाएगा, x उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये कहने का अभिप्राय है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई भी घटक किसी एक घटक के साथ एक बार परिवर्तन कर लेता है, फिर वो किसी अन्य घटक के साथ परिवर्तन नहीं करेगा। परस्पर परिवर्तन करने का अभिप्राय है कि 2 ही अक्षर आपस में परिवर्तन करेंगे, वो तीसरे किसी और से नहीं करेंगे। क्लियर? तो परिवर्तन को समझने के लिए इतना ही काफी होगा कि जैसे ही आप देखें कि आपसे कहा जाए कि यदि पहला और तीसरा परिवर्तन कर ले, दूसरा और चौथा कर ले, कहने का अर्थ है कि आप यहाँ पे इस बात पर गौर कीजिएगा कि यदि विषम मान पर स्थित घटक ठीक अगले विषम मान पर स्थित घटक के साथ परिवर्तन करता हो, ठीक इसी प्रकार से सममान पर स्थित घटक ठीक अगले सममान पर स्थित घटक के साथ परिवर्तन, जैसे कि आप देखा पहला और तीसरा एक के बाद ठीक नेक्स्ट विषम 3 है, तो पहला तीसरा 1 3 पे गया, 3 1 पे आ जाए। दूसरा और चौथा घटक 2 नंबर 4 पे जाएगा, 4 नंबर 2 पे जाएगा। इतना ही आपको समझने के लिए काफी है। जैसे ही आप ये देखिएगा इससे क्लियर हो जाएगा कि दिया गया जो प्रश्न है वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को समझने के लिए इतना ही क्लू काफी है। आपके लिए तुरंत समझ जाइएगा कि दिया गया जो प्रश्न है वो एकांतरित अक्षरों के या एकांतरित घटकों के परिवर्तन पर आधारित है। एकांतरित परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एकांतरित परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को पहचाना जाता है, कैसे हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है वह एकांतरित घटक अल्टरनेट जो है इंटरचेंजिंग पर आधारित है। अब हम लोग चलेंगे फार इंटरचेंजिंग पर कि कैसे हम इस बात को निर्धारित करेंगे, कैसे इस बात को हम समझेंगे कि दिया गया जो प्रश्न है वह फार इंटरचेंजिंग पर आधारित है। आफ्टर ऑल हमने बताया था कि फार इंटरचेंजिंग के 3 सब क्लास होते हैं। फार इंटरचेंजिंग को 3 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फार इंटरचेंजिंग भी 3 प्रकार के उपवर्गों में वर्गीकृत होता है। हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। तो चले अब हम लोग फार इंटरचेंजिंग की पर चर्चा करते हैं। लेकिन फार इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को आपके सामने रखें उससे पहले
हम अल्टरनेट इंटरचेंजिंग के ही प्रश्न को इस श्रृंखला में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है उसकी थोड़ी सी आपको रूपरेखा के सामने प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को बताने के क्रम में ये बात बताया था कि श्रृंखला में भी कैसे होता है। तो मान लीजिए कि श्रृंखला में ही अगर इस प्रश्न को व्यक्त करना होता है, अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पे जो आधारित प्रश्न होते उसे अगर श्रृंखला में बोला जाता, सपोज कीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ही बोला जाए, परिवर्तन पर आधारित प्रश्न मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में ही दिया गया हो, एकांतित अक्षर के परिवर्तन पर आधारित, तो किस प्रकार से दिया गया होगा। तो कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, या आपसे कहा जाए कि ए और सी, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए और सी आपस में परिवर्तन कर ले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए और सी आपस में परिवर्तन कर ले, सिमिलरली बी और डी आपस में परिवर्तन कर ले, और आगे भी ऐसे ही। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 3, 2 और 4। सिमिलरली आपसे कहेगा कि ई और जी भी आपस में परिवर्तन कर ले, तो क्या देख रहे हैं कि 5 और 7। सिमिलरली एफ और एच आपस में परिवर्तन कर ले, तो फिर क्या देख रहे हैं, 6 और 8 परिवर्तन किया। और आप यहाँ पे गौर कीजिए, हमने बताया था कि इसको हम लोग डबल सीरीज इंटरचेंजिंग भी कहते हैं। इस प्रकार के इंटरचेंजिंग को अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को डबल सीरीज इंटरचेंजिंग भी कहते हैं, डबल सीरीज इंटरचेंजिंग भी कहते हैं। इसलिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 प्रकार का चेन फॉर्म हो रहा है, 2 प्रकार की सीरीज फॉर्म हो रही है। एक आपका ऑड का फॉर्म हो रहा है, और एक क्या आपने देखा, इवेन का फॉर्म हो रहा है। एक ऑड का और एक इवेन का, एक विषम का फॉर्म हो रहा है और दूसरा सम का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विषम वाला विषम के साथ ही परिवर्तन कर रहा है और सम वाला सम के साथ। ठीक, तो चलिए अब हम लोग फार इंटरचेंजिंग पे चलते हैं कि किस प्रकार से इस बात का निर्धारण कर सकें कि दिया गया जो प्रश्न है फार इंटरचेंजिंग पर आधारित है। इस बात का निर्धारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसकी परिचर्चा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तीसरा है फार इंटरचेंजिंग। फार इंटरचेंजिंग जैसा कि फार से अभिप्राय है कि दूरस्थ परिवर्तन, इसको हम लोग दूरस्थ परिवर्तन कहते हैं। हम लोग इसको इस प्रकार से कहते हैं कि देयर इज लॉन्ग गैप, इफ देयर इज लॉन्ग गैप between the interchanging letters, और इसको इस प्रकार भी लिखा हो सकता है, और if interchanging starts from mid part of the sequence, it means problem related to
फॉर इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच लंबी गैप हो, परिवर्तित अक्षरों के बीच लंबी गैप या फिर परिवर्तन का प्रारंभ दिए गए श्रृंखला या दिए गए शब्द के ठीक मिड रीजन से होता, मिड पार्ट से होना स्टार्ट हो जाए, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह फॉर इंटरचेंजिंग पर आधारित है। फिर से इसको गौर कीजिए कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच आपको लंबी गैप नजर आती हो या परिवर्तन का प्रारंभ दिए गए वर्ड या दिए गए श्रृंखला के ठीक मिड रीजन से होता हो तो समझ जाइएगा दिया गया फॉर प्रश्न जो है वो फॉर इंटरचेंजिंग पर आधारित है। तो हम इसकी भी एग्जांपल्स आपके वर्ड के साथ प्रदर्शित वर्ड के साथ क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि उससे पहले हमने बताया था कि फॉर इंटरचेंजिंग को भी हम लोग 3 टाइप से वर्गीकृत करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर इंटरचेंजिंग। फॉर इंटरचेंजिंग को भी प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम, फॉर इंटरचेंजिंग को हम लोग 3 उपवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, फॉर इंटरचेंजिंग को 3 वर्ग में वर्गीकृत किए हैं। फॉर इंटर चेंजिंग, के 3 टाइप हो जाते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ interchange with first letter of second half। दूसरा, first letter of first half interchange with last letter of second half। तीसरा, last letter of first half interchange with first letter of second half। समझ रहे हैं ना? फर्स्ट हाफ का प्रथम अक्षर, प्रथम अर्धांश का प्रथम अक्षर द्वितीय अर्धांश के प्रथम अक्षर के साथ परिवर्तन करता हो। दूसरा, प्रथम अर्धांश का प्रथम अक्षर द्वितीय अर्धांश के अंतिम अक्षर के साथ परिवर्तन करता हो। तीसरा, कि प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर द्वितीय अर्धांश के प्रथम अर्धांश के साथ परिवर्तन करता हो। कुछ इस प्रकार से परिवर्तन का प्रारंभ हो। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको यहाँ पे मान लीजिए जाए कि यहाँ पे एक वर्ड दे देते हैं। सब कुछ कीजिए, ये डिटर्मिनेशन, मान लीजिए 14 है, 14 लेटर है डिटर्मिनेशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 लेटर है यहाँ पे डिटर्मिनेशन। तो इसका फर्स्ट हाफ कहाँ तक होगा? फर्स्ट हाफ कहने का अर्थ है कि 1 से 7 तक का जो क्रम है, ये आपका जो है, अगर हम इस 14 लेटर इसमें टोटल हैं तो 14 लेटर है। कहने का अर्थ है कि जो ये 1 से 7 तक का जो लेटर का ग्रुप है,
इसी को हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश, पहला आधा भाग। और 8 से जो 14 है वो हम लोग का क्या कहलाएगा, सेकेंड हाफ। कहने का अभिप्राय है ये द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। ये प्रथम अर्धांश, ये प्रथम अर्धांश पहला आधा भाग, और ये द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश दूसरा आधा भाग कहलाएगा। नहीं तो क्या कहने का अभिप्राय है, पहला जो टाइप है वो क्या कह रहा है कि यदि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ, कहने का अर्थ है कि यदि प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर द्वितीय अर्धांश के पहले अक्षर के साथ परिवर्तन करता हो, परिवर्तन का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से, जैसे इस वर्ड में अगर देखें जाके 14 लेटर है तो क्या कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, इसको डिजिटल फॉर्म में हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिजिटल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जाएगा कि पहला और 8वां अक्षर को परिवर्तित कर दिया जाए। यदि शब्द डिटर्मिनेशन के पहले एवं 8वें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक इसी प्रकार से दूसरे एवं 9वें अक्षर को भी आपस में परिवर्तन कर दिया जाए। देखिए क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको लॉन्ग गैप नजर आ रहा है, नहीं 1 और 8 डिफरेंस कितना भाग रहा है, 7-7 का गैप आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस जा रहा है वो आपको लंबा लंबा गैप है, 7-7 का डिफरेंस जा रहा है। नहीं, डिफरेंस जो जा रहा है, डिफरेंस कितना कितना का जा रहा है, डिफरेंस 7 का जा रहा है। डिफरेंस कितना का जा रहा है, तो 7-7 का जा रहा है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि पहले और 8वें अक्षर को पहला और 8वां परिवर्तन कर ले, दूसरा 9वां कर ले। और आप क्या देखिएगा कि इफ देयर इज सेम गैप, इफ देयर इज सेम डिफरेंस, इफ गैप नहीं, इफ देयर इज सेम डिफरेंस, क्या है 1 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना, 7। 2 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना, 7। यदि इफ देयर इज सेम डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरचेंजिंग लेटर, फॉर इंटरचेंजिंग के केस में, जैसे कि यहाँ भी 3 टाइप है, तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि फॉर इंटरचेंजिंग का कौन सा टाइप है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैंने क्या बताया कि इफ देयर इज सेम डिफरेंस बिटवीन द इंटरचेंजिंग लेटर, इट मींस इट क्लैरिफाई प्रॉब्लम रिलेटेड टू फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर इंटरचेंजिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है कि यदि फॉर इंटरचेंजिंग से पर आधारित प्रश्न में यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच का अंतर जो नजर आता है वो समान नजर आता हो, समझ जाइएगा फॉर इंटरचेंजिंग का पहला टाइप है। ठीक, अब जब दूसरे टाइप हो कैसे समझेंगे, लिख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ लास्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। कहने का अर्थ है कि दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला के प्रथम अर्धांश के पहले अक्षर का परिवर्तन द्वितीय अर्धांश के लास्ट लेटर से हो रहा है। तो इसका अभिप्राय होगा कि दिया गया प्रश्न फॉर इंटरचेंजिंग के सेकेंड टाइप पे है। कैसे, तो सिंपल है कि यदि आपसे कहता है कि यदि शब्द डिटर्मिनेशन के पहले और 14 अंतिम, पहला और अंतिम, ठीक इसी प्रकार से दूसरे और 13वें, तो केवल इतना ही काफी है। जैसे ही आपको देखिएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट का परिवर्तन हो गया, सीधे समझ जाइएगा कि ये फॉर इंटरचेंजिंग का है। और ऐसी स्थिति में जो दिया गया वर्ड या दिया गया श्रृंखला होता है वो कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का जब भी परिवर्तन होगा तो इसका अभिप्राय हो जाएगा कि जो भी आपको वर्ड दिया गया है या जो भी श्रृंखला दिया गया है वो कंप्लीटली विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर 1 to 14 है तो इसका अभिप्राय ये क्लियर हो जाएगा, क्या ये 14 to 1 में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही आप देखिएगा कि पहला और अंतिम का परिवर्तन हो रहा है तो समझ जाइएगा कि जो भी शब्द दिया गया है या जो भी श्रृंखला दी गई है वो कंप्लीटली पलट जाएगी, कंप्लीटली विपरीत क्रम में हो जाएगा। अगर A to Z दिया गया है तो वो कंप्लीटली Z to A में परिवर्तन हो जाएगा, विपरीत क्रम में आ जाएगा। क्लियर। थर्ड वन क्या है, कह रहा है कि लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ
इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। कहने का अभिप्राय है कि यदि प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर द्वितीय अर्धांश के पहले अक्षर से परिवर्तन करता हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अभिप्राय क्या होगा। कहने का अभिप्राय यहाँ जैसे 14 लेटर आप देख रहे हैं तो ये आपको कुछ इस प्रकार से कहेगा, यदि शब्द डिटर्मिनेशन के 7वें एवं 8वें अक्षर को आपस में परिवर्तन कर दिया जाए। क्या आप देख रहे हैं कि परिवर्तन जो है बीच से होना स्टार्ट हो गया। परिवर्तन क्या होने लगा, बीच से होने लगा। 7वें और 8वें को परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक इसी प्रकार से 6ठे और 9वें को परिवर्तन कर दिया जाए। क्या आपने देखा कि परिवर्तन का प्रारंभ जो है मध्य रीजन से हो रहा है, मिड पार्ट से हो रहा है। तो ऐसा भी अगर परिवर्तन हो, ये भी फॉर इंटरचेंजिंग है। और ऐसा भी परिवर्तन होगा तो देखिए 7वां 8वां किया, 6ठा और 9वां कर लेगा, 5वां और 10वां कर लेगा, तो आफ्टर ऑल ये स्थिति यह बन जाएगी, अंत में पहला और चौथा नंबर कर लेगा। तो इस प्रकार का भी अगर परिवर्तन होता है तो यह भी जो है फॉर इंटरचेंजिंग का तीसरा टाइप है। लेकिन हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि परिवर्तन के बाद जो रिजल्टेंट आपको प्राप्त होगा इसमें भी दिया गया जो सीक्वेंस है या दिया गया जो वर्ड है वह इसमें भी कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे कि आपने सेकंड में भी देखा रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन पे भी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये दोनों बेसिकली जो सेकेंड और थर्ड टाइप है वो बेसिकली एक ही चीज है। दोनों में ही दिए गए वर्ड या दिया गया सीक्वेंस वो रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि विपरीत क्रम में परिवर्तन हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के जो परिवर्तन दिए गए होते हैं तो जो भी दिया गया वर्ड होता है या दिया गया जो श्रृंखला होगा वो कंप्लीटली विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि सेकेंड और थर्ड टाइप जो है बेसिकली दोनों का जो परिवर्तित प्रारूप है, परिवर्तित स्वरूप है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। केवल यहाँ पे क्या है, कहने का अभिप्राय हम कह सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड टाइप बेसिकली एक ही चीज है। लेकिन क्या है, केवल प्रश्न के एक्सप्रेस करने का, प्रश्न को अभिव्यक्त करने का ये जो है भाषायिक अंतर है, केवल भाषायिक अंतर है और कुछ नहीं है। दोनों एक ही चीज है, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही आएगा परिवर्तन के बाद, दोनों का परिवर्तित स्वरूप एक ही जैसा नजर आएगा। केवल क्या है, प्रश्न को एक्सप्रेस करने के क्रम में भाषायिक जो है रूपांतरण किया गया है, केवल भाषायिक अंतर है और कुछ नहीं है, दोनों चीज एक ही है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि हमने फॉर इंटरचेंजिंग को 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया। और कैसे हम बताएं कि कैसे समझिएगा कि फॉर इंटरचेंजिंग का पहला टाइप है। तो फॉर इंटरचेंजिंग का मतलब ये कि दूरी, परिवर्तित अक्षरों के बीच गैप हो, दूरी हो। तो जैसे ही देखिएगा कि परिवर्तित अक्षरों के बीच अगर सेम डिफरेंस आ रहा है एवरी टाइम तो समझिएगा फॉर इंटरचेंजिंग का पहला टाइप है। जैसे कि आपने देखा कि यदि सब डिटर्मिनेशन के पहले और 8वें को परिवर्तन किया जाए, दूसरे और 9वें को परिवर्तन किया जाए, और यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस बार बार साथ साथ का आ रहा है, समझिएगा फॉर इंटरचेंजिंग का पहला टाइप है। कैसे समझेंगे कि सेकंड टाइप है, तो यदि परिवर्तन का प्रारंभ जो है पहले और अंतिम से किया जाए तो ये भी दूरी देख रहे हैं 1 और 14, एक लंबी दूरी है। जैसे ही फर्स्ट लास्ट आप देखें, इफ इंटरचेंजिंग स्टार्ट्स विथ फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द गिवन सीक्वेंस, इट मींस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्टेड इनटू रिवर्स ऑर्डर। यदि परिवर्तन का प्रारंभ किसी भी श्रृंखला या किसी भी शब्द के पहले और अंतिम कंपोनेंट से होता हो तो यह व्यक्त करता है, स्पष्ट होता है कि दिया गया जो श्रृंखला है या दिया गया शब्द जो है वो कंप्लीटली विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरा भी हमने क्या देखा कि यदि परिवर्तन का प्रारंभ किसी भी श्रृंखला या किसी भी शब्द या किसी भी घटक के मिड रीजन से होता हो, मध्य क्षेत्र से होता हो, जैसे कि आपने देखा कि मिड रीजन ये हुआ, 7 8 परिवर्तन किया, 6 और 9 परिवर्तन किया, तो समझ जाइएगा कि दिया गया जो श्रृंखला है या दिया गया जो शब्द है वो कंप्लीटली विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा। बेसिकली हमने बताया कि सेकेंड एंड थर्ड टाइप दोनों बेसिकली एक ही चीज है, केवल भाषायिक अंतर है। तो इस प्रकार से हमने जो है इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से हम लोग निर्धारित करते हैं, इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया गया जो प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पे आधारित है, उसकी मैंने परिचर्चा की। तो चले एक बार फिर से हम आपको इन बातों का एक ब्रीफ अकाउंट आपको फिर से एक बार इसको व्यक्त कर देते हैं कि कैसे समझते हैं, उसका क्लू क्या है। एक बार हम इसी चीज को एक बार फिर से आपको ब्रीफिंग कर देते हैं, इसका एक संक्षिप्त सॉरी आपके सामने लाते हैं।
क्लियर। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि इमीडिएट इंटरचेंजिंग। दिया गया प्रश्न जो है इमीडिएट इंटरचेंजिंग पे आधारित है। इसको कैसे समझेंगे, क्या क्लू होगा? सिंपल है कि दिया गया जो प्रश्न है आपका इमीडिएट इंटरचेंजिंग पे आधारित है। इसका क्लू क्या है, कैसे समझेंगे? तो यदि परिवर्तन का प्रारंभ पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा जैसे ही कहा जाए, समझ जाइएगा कि दिया गया जो प्रश्न है वह इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। क्लियर। कैसे पहचानेंगे इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न है? इफ इंटरचेंजिंग स्टार्ट्स विथ फर्स्ट एंड सेकेंड, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, यदि पहले और तीसरे अक्षर को परिवर्तन कर दिया जाए, तीसरे और चौथे क्या है, क्रमागत आप देख रहे हैं, क्रमागत अक्षर का परिवर्तन हो रहा है, समझ जाइएगा दिया गया जो प्रश्न है वो इमीडिएट है। कैसे समझेंगे कि दिया गया जो प्रश्न है वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, अल्टरनेट इंटरचेंजिंग से संबंधित है या आधारित है? तो सिंपल है, उसका क्या क्लू है कि यदि आप ऐसा देखेंगे, उसका क्लू है कि यदि पहला और तीसरा अक्षर आपस में परिवर्तन कर ले, सिमिलरली दूसरा और चौथा अक्षर परिवर्तन कर ले, समझ जाइएगा कि दिया गया जो प्रश्न है वो एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है। क्लियर। कैसे समझेंगे कि दिया गया जो प्रश्न है वो फार इंटरचेंजिंग पर आधारित है? फार इंटरचेंजिंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फार इंटरचेंजिंग पर है? तो हमने क्या बताया कि इसका 3 प्रकार का सिम्टम है। क्या क्या क्लू है इसका? 3 प्रकार से क्लू हमने इसका रिप्रेजेंट किया था। इसका क्लू हमने दिखाया कि यदि आप देख रहे हैं कि पहला और 8वां इस वर्ड में, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला 8वां, अगर शब्दों की अक्षरों की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से होगा, तो पहला 8वां, दूसरा और 9वां, और आपने यहाँ क्या देखा कि जो डिफरेंस जा रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, आपका जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं वो एवरी टाइम सेम है। तो समझ जाइएगा फार इंटरचेंजिंग का पहला टाइप है, क्योंकि फार इंटरचेंजिंग में हमने बताया था 3 टाइप है। और अब सवाल ये उत्पन्न होता है, ये तो पहला टाइप है फार इंटरचेंजिंग का, लेकिन दूसरा और तीसरा का, दूसरा एंड तीसरा का क्लू क्या है रेस्पेक्टिवली, ये कैसे समझेंगे? तो हमने क्या बताया कि अगर आपसे बोलता है, जैसे कि ये अगर 1 से 14 तक दिया गया है सीक्वेंस में, इस वर्ड में 14 लेटर दिए गए हैं, तो इसका अंतिम तो 14 है, प्रथम पहला है। यदि आपसे कहा जाए पहला और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, सिमिलरली सेकेंड और 13, तो ये समझ क्या है? इस स्थिति में आप कहेंगे कि कंप्लीटली जो दिया गया सीक्वेंस है वो 1 to 14 बिकम 14 to 1 हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तन हो जाएगा। और इसका जो तीसरा टाइप है जो कि सेम है, केवल भाषाई अंतर है, तो उसमें अगर मान लीजिए 14 है, या मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला ही होता है, अंग्रेजी वर्णमाला अगर होता तो आपका टोटल 26 लेटर होता। अंग्रेजी वर्णमाला के केस में 26 लेटर होता, तो वहाँ पे कैसे कर सकते थे? यदि आपसे कहता कि M और N आपस में परिवर्तन कर ले, सिमिलरली L और O परिवर्तन कर ले, क्या आप देख रहे हैं? M और N अगर परिवर्तन कर रहा है तो अल्फाबेट के ठीक मिड रीजन से परिवर्तन हो रहा है। तो यदि मिड रीजन से भी परिवर्तन हो तो दिया गया सीक्वेंस कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। इसका भी अभिप्राय हो जाएगा कि ये Z to A में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सीक्वेंस। तो इस प्रकार से हमने किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, किस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार की इंटरचेंजिंग पर है। और हमने ये बताया कि इंटरचेंजिंग पे आधारित प्रश्न से जब भी हमारा सामना होगा, टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग, एट फर्स्ट वी शुड identify, at first we should determine the type of interchanging, then we proceed the various concepts related to interchanging। कहने का अभिप्राय है कि इंटरचेंजिंग पर आधारित हम किसी भी प्रश्न को बनाएं, इससे पहले यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि हम यह इस बात का निर्धारण कर सकें कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है। उसके उपरांत ही संबंधित इंटरचेंजिंग के लिए प्रतिपादित कंसेप्ट, बेसिक, अल्ट्रा, अल्ट्रायूनिक, अल्ट्रा मॉडर्न कंसेप्ट का प्रयोग करके हम इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो
हमने आज इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से पहचाना जाता है, कितने प्रकार के इंटरचेंजिंग होते हैं, उसकी परिचर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरचेंजिंग की जो वेरियस टाइप्स ऑफ मैंने इंटरचेंजिंग की यहाँ पर चर्चा की है, संबंध प्रत्येक टाइप वाइज इंटरचेंजिंग पे आधारित प्रश्न एवं उसको किस प्रकार से इजीली सॉल्व किया जाता है बाय द बेसिक कंसेप्ट, बाय हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोच किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उसकी पर चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सारी बातों को निश्चित ही समझ रहे होंगे, आपको जरूर ही हमारी बातें समझ में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह भी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आफ्टर ऑल, आपको अगर अच्छा लगा हो या आपको खराब लगा हो, आप निश्चित, अगर खराब भी लगा हो तो उन बातों को भी, अच्छा लगता हो तो उन बातों को भी, या आपकी जो भी अपेक्षाएं हो रिलेटेड टॉपिक वाइज, काइंडली अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ कमियां हो तो उसे भी व्यक्त करने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन कमी को दूर कर सकें। आफ्टर ऑल, यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक करें, तथा ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर हमारा कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए उसकी अविलंब नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए अनिवार्य है कि आप बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो अविलंब उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अल्फ़ाबेट्स में स्टेप बाइज आपको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है इंटरचेंजिंग पे आधारित, इंटरचेंजिंग के वेरियस टाइप्स पे आधारित प्रश्नों एवं के स्वरूप एवं उसकी विस्तृत व्याख्या, उसकी आधारभूत व्याख्या, उसकी अल्टरनेटिव व्याख्या, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज पे आधारित होगी। तो इस प्रकार से हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।